हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड इवनिंग। अभी के इस क्लास में हम लोग जो है बैंकिंग यूनिट करने वाले हैं। बैंकिंग यूनिट जो बेसिकली आपका पेपर 2 का है, यूनिट नंबर 7, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। माय नेम इज़ निधि साइनी। मैं आपको पेपर 1 के साथ साथ 2 की भी प्रिपरेशन कराती हूँ, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, देन हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ये बेसिकली आपका रिविजन क्लास है, क्योंकि ऑलरेडी डिटेल क्लास जो है सारा कवर किया जा चुका है पहले ही, एंड सारा कुछ ऑलरेडी वाईटी पे है। तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, जिसके हेल्प से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलो हमें स्टार्ट करना है। बेसिकली पब्लिक सेक्टर मर्जर्स, बैंक जो हो रहा था, बैंक का जो मर्जिंग हो रहा था, इससे बेनिफिट क्या हो रहा था ये हम देखेंगे। अब जैसे कि आपने देखा है, एसबीआई जो है लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। क्या है? लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। इसमें आपने देखा होगा 8 एसोसिएट बैंक का मर्जिंग हुआ था, राइट। एंड बहुत सारा बैंक को इसने मर्ज किया था, इसमें जाके मर्ज हुआ, तब जाके ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बना। तो पब्लिक सेक्टर बैंक ही क्यों क्यों क्या फायदा हो रहा था पब्लिक सेक्टर बैंक बनने से, क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक? ये हम लोग जानेंगे कि क्या बेनिफिट हो रहा था पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जिंग से। तो ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो मर्जिंग हो रहा था ना, इसका बहुत सारा बेनिफिट्स था। जैसे कि फर्स्ट बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी। यहाँ पे जो मर्जर जो हो रहे थे, इससे आपको स्ट्रीमलाइन प्रोसेस देखने को मिल रहा था, बेटर क्वालिटी, जिसके हेल्प से कस्टमर का एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फैक्शन काफ़ी अच्छा हो रहा था। लार्जर कैपिटल बेस मर्ज होके लार्जर कैपिटल बेस जो है ना पब्लिक का बन रहा था, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ लोन हम प्रोवाइड कर सकते थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, एंड ये सपोर्ट होता था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एक्सपैंडेड प्रोडक्ट रेंज, ये जो मर्जिंग की वजह से कस्टमर को अब हम मल्टीपल आपका बैंक का सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे थे। फिनेंशियल प्रोडक्ट हुआ, सर्विसेज हुआ, जिसमें म्यूचुअल फंड हुआ, इंश्योरेंस हुआ, लोन डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग कस्टमर विद मोर ऑप्शन सो दैट हम कस्टमर्स का फिनेंशियल नीड को पूरा कर सके। गवर्नमेंट रिकैपिटलाइजेशन को रेड्यूस करना था। क्या? रेड्यूस नीड फॉर गवर्नमेंट रिकैपिटलाइजेशन। मर्जर के हेल्प से जो फिनेंशियल हेल्थ था बैंक का, ये और अच्छा हो जा रहा था, एंड हम जो रिलाई कर रहे थे गवर्नमेंट पर सपोर्ट के लिए, हर एक चीज़ों के लिए, रिकैपिटलाइजेशन के लिए, ये कम हो रहा था। मतलब बेसिकली ये जो आपका बैंक मर्ज कर रहे थे ना, तो ये दोनों बैंक का क्या हुआ, कैपिटल मर्ज हो गया। तो अब इनका फिनेंशियल हेल्थ काफ़ी अच्छा हो रहा था, मीन्स फिनेंशियली इनका सारा कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, जिसकी वजह से अब कैपिटलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट पे हमें रिलाई नहीं करना पड़ रहा था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी था मर्जिंग की वजह से। आपका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये सब अच्छा हो रहा था बैंकिंग टेक्नोलॉजी, एंड इसकी वजह से आपका एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बना रहा था डिजिटल एरा में। प्रेजेंट सिनेरियो की अगर बात किया जाए तो नेशनलाइज्ड बैंक 12 है, प्राइवेट बैंक 22, आरआरबीज दैट इज रीजनल रूरल बैंक की क्या है, दिस इज अ रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक की बात की जा रही है, कितना है, 43 है। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक 11 है, फॉरेन बैंक 46 है। लार्जेस्ट पब्लिक बैंक दैट इज एसबीआई, लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इंडिया एंड वर्ल्ड में राइट नाउ एचडीएफसी है, विच इज अहेड ऑफ एसबीआई। एंड सेकंड प्राइवेट बैंक जो है, सेकंड प्राइवेट बैंक इंडिया में आईसीआईसीआई। मतलब अगर लिस्ट पूछे तो सबसे पहले पब्लिक में एसबीआई आएगा। प्राइवेट का अगर आपको लिस्ट पूछे तो प्राइवेट में फर्स्ट नंबर पर आता है आपका एचडीएफसी, एंड उसके बाद आएगा आईसीआईसीआई। ठीक है, आईसीआईसीआई। और ये आपका नेशनलाइज्ड बैंक का पूरा लिस्ट है। 2024 डेटा के हिसाब से इंडिया में 12 बैंक को नेशनलाइज्ड किया गया था, जो कि एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक भी आपका एक नेशनलाइज्ड बैंक है, इंडियन बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, अब जैसे कि देखोगे कुछ शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक है, जो कि बेसिकली बैंक नहीं होके बट बैंक का सारा एक्टिविटीज करता है बैंक का। जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक की बात किया जाए तो एयरटेल तो पहले एक सिम था, बट ये एयरटेल पेमेंट बैंक बन गया। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम जो अभी नहीं है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक एंड पेटीएम पेमेंट बैंक रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम 15 मार्च 2024। कब से रेस्ट्रिक्ट हो गया? 15 मार्च 2024 से ये रेस्ट्रिक्ट हो चुका है। तो नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो जो ये वर्ड आप देख पा रहे हो नेशनलाइजेशन, इंडियन बैंकिंग में इसका मतलब होता है कि जहां पे प्राइवेटली ओन्ड बैंक है, प्राइवेट बैंक, किसकी कौन सा बैंक? प्राइवेट बैंक की बात कर रहे हैं। इसको ट्रांसफर किया जा रहा था गवर्नमेंट कंट्रोल में। किसमें? गवर्नमेंट को इसका कंट्रोल दिया जा रहा था।
क्रिएटिंग व्हाट आर नोन एज नेशनलाइजेशन। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन। मतलब प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट के हैंड में देना, दिस प्रोसेस, गवर्नमेंट को उस बैंक का कंट्रोल देना, दिस प्रोसेस इज नोन एज नेशनलाइजेशन। इसका ये जो मूविंग हो रहा था प्राइवेट टू गवर्नमेंट मीन्स पब्लिक में, ठीक है, इसका एम ये था कि ओनरशिप, कंट्रोल, ये सारा कुछ गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, सो दैट बैंकिंग पॉलिसीज जो होता है इसमें गवर्नमेंट चेंजेस कर सके एंड वाइडर एक्सेस, मतलब ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सर्विसेज सबको प्रोवाइड कर सके। अब जैसे कि यहाँ देखोगे द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जैसे आरबीआई की बात करें तो ये एक आपका सेंट्रल बैंक अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। आरबीआई के पास पूरा कंट्रोल है, ये सारे बैंकिंग सिस्टम पे नजर रखता है क्या सही से हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इट होल्ड द रिजर्व, ये सारा कमर्शियल बैंक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉनेटरी पॉलिसी में। अब शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है? शेड्यूल्ड बैंक मतलब वो बैंक होता है जो सेकेंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड है ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 एंड सारे क्राइटेरिया मेट करता है जो भी आरबीआई के द्वारा सेट किए गए हैं। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया है जैसे पेड अप कैपिटल रिजर्व कितना होगा, एटलीस्ट 0.5 मिलियन, जो सेटिस्फाई करता है रिजर्व बैंक के सारे पॉइंट्स को, तो वो होता है आपका शेड्यूल्ड बैंक। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक मतलब वो होता है जो आरबीआई के क्राइटेरियाज को मेट नहीं करता है, जो सेकेंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड नहीं है। कमर्शियल बैंक एंड इंस्टीट्यूशन जो हैंडल करता है डिपॉजिट और लोन्स बिजनेस के लिए। कमर्शियल पर्पस मतलब क्या होता है, बिजनेस, ये एक्सेप्ट करता है चेक्स, डिपॉजिट्स, लोन प्रोवाइड करता है एंड डिपॉजिट अकाउंट प्रोवाइड करता है। कमर्शियल बैंक का एम होता है कि प्रॉफिट को बनाना, प्राइवेटली ओन या पब्लिक से आपका जो कुछ भी, इससे ये प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। तो इन समरी हम ये बोल सकते हैं कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसा लाइक क्रिएटिंग अ नेशनलाइज्ड बैंक अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, ऐसा एक बैंक क्रिएट कर रहे हैं हम जिसका कंट्रोल किसके पास है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास है, विद रिजर्व बैंक। और इस पर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस पर पूरा प्रॉपर से नजर रख सकता है। और कमर्शियल बैंक जहां पे प्राइवेट और पब्लिक बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल या बिजनेसमैन को सारे ही उनके फाइनेंशियल नीड को पूरा करने में। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया में पब्लिक एक बैंक होता है एक, और एक होता है प्राइवेट बैंक। पब्लिक बैंक मतलब वो होता है जहां पे मेजॉरिटी जो होता है ना, मेजॉरिटी पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। मेजॉरिटी उस मतलब ऐसा बैंक जिसका मेजर पार्ट मान लो ये पूरा पार्ट किसके हैंड में है, गवर्नमेंट के हैंड में है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं पब्लिक बैंक। ठीक है, अब जिसका ज्यादा हिस्सेदारी रहता है, राज भी उसी का चलता है। तो ये सारे वो बैंक होते हैं जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस द कंट्री, जिसमें एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जैसे पब्लिक बैंक हो गए। प्राइवेट बैंक मतलब वो बैंक होता है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द शेयर जो होता है ना किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन के पास होता है। मतलब ये एक बैंक हुआ, इसमें ये मोस्टली जो पार्ट है ना ये कौन कवर कर रहा है, कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो सकता है। ये सब रजिस्टर्ड होते हैं एज कंपनीज जिसके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होते हैं इसमें कुछ इनोवेटिव सर्विसेज, एफिशिएंट ऑपरेशन, जैसे आईसीआईसी बैंक हमने क्या देखा, ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। एचडीएफसी बैंक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तो ये सब प्राइवेट सेक्टर बैंक हुए। फॉरेन बैंक मतलब वो बैंक होता है जिनका हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्री में होता है। इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, फॉरेन कंपनी का फॉरेन बैंक का हेडक्वार्टर जो है कोई फॉरेन जगह में, फॉरेन कंट्री में है। ठीक है, बट इसका एक ब्रांच हम बोल सकते हैं जो आपका कहाँ ऑपरेट कर रहा है, इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, तो इसको हम लोग फॉरेन बैंक बोलते हैं। ये वो बैंक होते हैं जो सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडियन मार्केट को। ठीक है, टिपिकली ये कॉर्पोरेट क्लाइंट को हेल्प करते हैं और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को ही सिर्फ हेल्प करते हैं, जैसे कि एचएसबीसी बैंक, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट बैंक। ठीक है, ये सब कौन हुए, सब फॉरेन बैंक हुए। अब हम आरआरबी के बारे में आते हैं जानना। आरआरबी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, तो अब जैसे आरआरबी का फुल फॉर्म याद रखना, रीजनल रूरल बैंक, जबकि इस वर्ड में एक रूरल वर्ड आ रहा है। रूरल मतलब क्या होता है, गांव की बात कर रहे हैं। ठीक है, गांव जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है काफी ज्यादा। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो रीजनल रूरल बैंक एंड देयर की पॉइंट्स, ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 1975 में। आरआरबी एक्ट कब आया था, 1976 में। ये आपका क्रेडिट प्रोवाइड करता था रूरल सेक्टर को। मैंने क्या बोला, रूरल वर्ड याद रखना, क्योंकि इसका पूरा मीनिंग आपका रूरल से ही कनेक्टेड है। किसको क्रेडिट प्रोवाइड करता था, रूरल को। रूरल मतलब क्या हुआ, गांव। आरआरबी जो होता है
है ये आपका स्पेसिफिक एरियाज में होता है, हर जगह नहीं होता है ये बैंक, स्पेसिफिक किसी एरिया में होता है जहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है वहां पे यूजुअली ये एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कवर करता है विद इन अ स्टेट, ठीक है। आरआरबी जो है ये रेगुलेट, ये देखता कौन है, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कौन देखता है आरआरबी का सारा टास्क, ये सब कौन देखेगा? आरआरबी का अगर हम बात करें तो इसका सारा कुछ नाबार्ड देखता है, NABARD, नाबार्ड, जो देखता है कि क्या ये बैंक सारे कंप्लायंस को मेट करके, सारे कंप्लायंस को मेट करके अपना रूरल बैंकिंग चला रहा है या नहीं चला रहा है। आरआरबी में ज्वाइंटली ओनरशिप होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। ट्रस्ट में ये जो पॉइंट है, मैं आपको ये जो अभी बता रही हूँ, मतलब मैं कौन सा पॉइंट की बात कर रही हूँ, मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, ओनरशिप वाला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट आपसे मल्टीपल टाइम्स एनटीए पूछ चुकी है। ये वाला जो परसेंटेज है, मतलब ये आपका 2024 में भी आया था एंड इससे पहले भी आ चुका है। इसमें लिखा ये है कि आरआरबी बैंक में जो ओनरशिप होता है ये तीन जगह से आती है, ठीक है। एक है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुई, एक हुई आपके स्टेट गवर्नमेंट और एक हो गया स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। और ये तीनों का जो प्रोपोर्शनेटली जितना शेयर है ना, दैट इज फिक्स्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50%, उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट का 15% एंड स्पॉन्सर बैंक का 35%। तो ये रेशियो जरूर से याद रखना, 50, 15, 35, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज स्टेट गवर्नमेंट एंड दिस इज स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। आरआरबी का मेन फाइनेंशियल सर्विसेज क्या क्या होता है? सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड करना, लोन्स प्रोवाइड करना, रूरल कम्युनिटीज को फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना रूरल डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट जो आपका आरआरबी बैंक था वो था प्रथमा बैंक जो लोकेटेड है मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश। ये पहला आपका आरआरबी बैंक है जिन्होंने अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया रूरल डेवलपमेंट में। तो हम परसेंटेज याद रखेंगे, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर्ड बैंक। दिस इज 50%, दिस इज 15% एंड दिस इज 35%, 15, 50 एंड 50, 15 और 35%, ठीक है। अब जैसे पब्लिक सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा उसमें किसका पार्ट होता है? ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। प्राइवेट में किसका होता है? किसी प्राइवेट इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशन का। फॉरेन बैंक में फॉरेन एंटिटीज का। रीजनल रूरल बैंक में किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपका कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक, जो कि रेशियो 50:15:35 में है। कुछ यहाँ पे पब्लिक बैंक का नाम है, PNB, SBI, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट का ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक, येस बैंक, ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक। फॉरेन बैंक सिटी बैंक आपका हो गया, स्टैंडर्ड बैंक हो गया, एंड आरआरबी का आंध्र प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र बैंक एंड प्रथमा बैंक, जो कि आपका फर्स्ट आरआरबी है मुरादाबाद में, फर्स्ट आरआरबी, ठीक है, फर्स्ट आरआरबी। अब जैसे कि हम आ जाते हैं कमर्शियल बैंक क्या होता है एंड कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, ये जानते हैं। कमर्शियल बैंक की बात करूं तो कमर्शियल बैंक से आपने क्या समझा था? कमर्शियल मतलब ये किसको हेल्प करेगा? ये बेसिकली बिजनेस के लिए होता है, कॉमर्स के लिए होता है, ट्रेड के लिए होता है, ठीक है। कमर्शियल पर्पस बोलते हैं ना, कमर्शियल पर्पस मतलब हम बिजनेस या इंडस्ट्री पर्पस की बात कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक जो है ये आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया था। ये एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट पब्लिक से एंड ये अमाउंट किसको प्रोवाइड करता है? किसी भी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को। मतलब ये बेसिकली बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियल पर्सन को हेल्प करने के लिए होता है आपका कमर्शियल बैंक। ये आपका फंड प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें काफी कस्टमर्स होते हैं एंड इसके नेशन वाइड ऑपरेशन काफी ज्यादा है, लार्ज एरिया कवर करता है इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक एज वेल। इसमें जो ओनरशिप स्ट्रक्चर की बात करें तो ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स और द गवर्नमेंट इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। अगर वो नेशनलाइज्ड बैंक है तो वो आपका गवर्नमेंट का ओनरशिप में होगा, अदरवाइज इसमें प्राइवेट शेयर होल्डर्स भी होते हैं। प्राइमरली आपका कमर्शियल बैंक का फोकस क्या होता है? प्रॉफिट बनाना। याद रखना, कमर्शियल बैंक का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना एंड प्रॉफिट अर्न करके उस प्रॉफिट से आप मैक्सिमाइज करो रिटर्न किसका? शेयर होल्डर्स का। जो उस बैंक का शेयर होल्डर्स है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न आप दे सको। ये हो गया कमर्शियल बैंक के बारे में। कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1904 में आया हुआ है, जो कि स्टेट से कनेक्टेड है। ये कोऑपरेटिव बैंक का एम होता है, पर्पस होता है एक्सेप्ट करना डिपॉजिट मेंबर से, पब्लिक से एंड
प्रोवाइड करना लोन फार्मर्स को, फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन एंड मोटो ऑफ सर्विस, विद अ मोटो ऑफ सर्विस। मतलब ये हम समझ सकते हैं, अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर बात आती है कमर्शियल बैंक का, तो ये आपका इंडस्ट्रीज के लिए होता है, इंडस्ट्रीज दैट टू वेरी बिग बिग इंडस्ट्रीज, ठीक है, बिग बिग इंडस्ट्री, बिग बिग बिजनेसमैन। कोऑपरेटिव की बात करूं तो ये हो गया आपका फार्मर्स, और अगर फार्मर्स का आ रहा है तो स्मॉल बिजनेसमैन भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है, स्मॉल बिजनेसमैन भी आ जाते हैं, ठीक है। इसका मोटिव ही है कि स्मॉल बिजनेसमैन को हेल्प करना, फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक का, ठीक है। अब इसमें लिमिटेड फंड होता है, क्योंकि हमें क्या देखा है कि हमने देखा सब उतने अच्छे, मतलब उतना पैसे वाले नहीं आते हैं, तो इसमें जो फंड की बात करें वो लिमिटेड रहता है, क्योंकि इसकी कस्टमर बेस काफी कम होती है, लोकल एरिया में ही ये ऑपरेशन करते हैं, मतलब अपना वर्क करते हैं। लिमिटेड एंड मोस्टली कन्फाइंड स्टेट, और इसमें कोई नेशनलाइज बैंक नहीं होता, याद रखना, नॉट नेशनलाइज बैंक। इसमें जो ओनरशिप होता है ये कस्टमर्स का एंड मेंबर्स का ही होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है लोकल कम्युनिटी एंड एग्रीकल्चर एंड स्मॉल बिजनेसमैन को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोऑपरेटिव बैंक एंड रिलेशनशिप बैंक के बारे में और डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट मुझे देना। ठीक है, अब हम देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक को थोड़ा डिटेल में। कोऑपरेटिव बैंक से तो हमें समझ में आया कि ये बेसिकली आपका स्मॉल बिजनेसमैन को हेल्प करता है, स्मॉल फार्मर्स को हेल्प करता है, ये हमें समझ में आ गया। तो कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ओन एंड ऑपरेटेड बाय देयर मेंबर्स ओनली। मतलब यहाँ पे जो आपका ओनर है ना, वो कस्टमर भी हो सकता है एंड वो ओनर भी हो सकता है, ठीक है। कस्टमर एंड ओनर दोनों सेम हो सकते हैं, हु आर बोथ कस्टमर्स एंड ओनर एज वेल। कोऑपरेटिव, आप याद रखना, कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जो ओनर है वही आपका कस्टमर भी हो सकता है, वही आपका ओनर भी हो सकता है। इनका मेनली फोकस ये होता है कि किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी या फिर प्रोफेशनल ग्रुप को हेल्प करना, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। स्पेशलाइजेशन एरिया में ही होते हैं, जैसे कि मान लो एग्रीकल्चर पर्सन को हेल्प करना या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प करना। इनका एम प्रॉफिट नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट भी अर्न नहीं करना है, ना ही कोई लॉस करना है, ठीक है। बस इसका एम ये है कि हम अफोर्डेबल प्राइस में अफोर्डेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके अपने मेंबर्स को, एंड प्रमोट कर सके अपनी कम्युनिटी का डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। Anoyana Cooperative Bank in Barodara, गुजरात एज अ फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक, जो कि आपका सारा प्रिंसिपल्स को मेट करता है एज वेल एज लोकल कम्युनिटीज को हेल्प भी करता है, एंड जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो पाई है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक की जब भी बात आए तो कोऑपरेटिव बैंक में आपका सबसे पहले तो ये स्मॉल सेक्टर में हेल्प करता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को एंड स्मॉल फार्मर्स को, हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये हो जाता है कि इनका मेन प्रॉफिट ना ही नो प्रॉफिट, एंड साथ ही साथ नो लॉस, ना प्रॉफिट करेंगे ना लॉस करेंगे। अनोयना कोऑपरेटिव बैंक जो है ये आपका फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, जो कि वडोदरा गुजरात में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये लिख सकते हो, जो यहाँ ओनर है वो ही कस्टमर है एंड वो ही ओनर है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। अब जैसे हम रिलेशनशिप बैंकिंग की बात करें, रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप मतलब ये होता है कि हम अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बना रहे हैं। बैंक को अगर चलना है, बैंक को अगर रन करना है, तो बैंक के कस्टमर्स कौन हुए, उनके जो उनके यहाँ जो आते हैं वही कस्टमर हुए। तो इनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना भी तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप अच्छा रिलेशन बनाओगे नहीं तो मार्केट में इतने सारे बैंक है, वो कहीं भी जा सकते हैं, मल्टीपल प्राइवेट बैंक है, मल्टीपल पब्लिक बैंक है, मल्टीपल आपका फॉरेन बैंक है, ठीक है। तो वो कहीं भी जा सकते हैं। तो आपको एक रिलेशनशिप बैंकिंग भी फोकस करनी होती है, जो बेसिकली कस्टमर सेंट्रिक होती है, जहाँ पे बैंक जो होते हैं ये कस्टमर के साथ लॉयलिटी मेंटेन करके रखते हैं, वहां पे उनको काफी अच्छी
सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। ये इसका अप्रोच, इसका एम यही है कि हम बैंक रिलेशनशिप मेंटेन करके रख सके कस्टमर्स के साथ, है ना, और उनको अलग अलग नीड के हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, जैसे डिपॉजिट प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, एज वेल एज कुछ ऐसा ऑफरिंग्स जो कि स्टूडेंट और सीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स अच्छा, उसको अच्छा लगे, ठीक है, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना के रखना। मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है? मर्चेंट बैंक मतलब हुआ कि हम फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बट हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल को, सभी को नहीं, जिसका हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना, जिसका काफी अच्छा नेटवर्थ होता है, हम सिर्फ उसी को प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडिशनल बैंक के जैसा नहीं, रिटेल बैंक का जैसा नहीं, हम फोकस करते हैं सिर्फ इंटरनेशनल फिनेंस पे एंड ऐसे ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो बेसिकली आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। अंडर राइटिंग, फंड रेजिंग, इशू मैनेजमेंट, लोन सिंडिकेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एडवाइजरी। तो मर्चेंट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ठीक करने में, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड अफ्लुएंट क्लाइंट को हेल्प करने में, एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। मर्चेंट बैंकिंग समझ में आ गया। इंडिजीनियस बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग से हमें यही समझना है कि हम यहाँ पे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल को हेल्प कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल को हेल्प कर रहे हैं, जनरल पब्लिक को नहीं हेल्प करेंगे, जनरल कॉमन पब्लिक के लिए नहीं होता है। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं ना, उनके लिए ही यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इंडिजीनियस बैंकिंग की बात करें तो इंडिजीनियस बैंक जो होता है ये आपका एक लोकलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है जो कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल या फर्म रन करती है, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या फर्म रन करती है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी आपको फाइनेंशियल नीड पूरा किया जा रहा है ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को ही दी जाती है, जो कि आपका इंटीग्रेट बैंकिंग हुआ या ट्रेडिंग हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, ये सब में ही हम लोन्स, डिपॉजिट या कैश पेमेंट प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स उनके क्रॉप के लिए। तो यहाँ पे कमीशन एजेंट होते हैं जो ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स, बायर्स। इंडिजीनियस बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोकल इकोनॉमिक्स को हेल्प करने में, स्पेशली रूरल एरिया में। उनको क्विक एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल सर्विस देते हैं। अब कोई कोई पर्सन को आपने देखा होगा ना कि वो उतना तामझाम, मतलब ये फॉर्म फिल करना, वो फॉर्म फिल करना, फिर यहाँ से साइन लेना, वहां से साइन लेना, उतना वो पसंद नहीं करते और काफी उतना पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो वो इंडिजीनियस बैंक पर प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको क्विक एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है एज पर योर नीड। यहाँ पे अंडर शेड्यूल्ड बैंक नहीं होता है, नॉट अंडर शेड्यूल्ड बैंक, बिकॉज इंडिविजुअल यहाँ पे जो भी इंडिजीनियस बैंक है दिस इज एक्टिंग एज अ बैंक ओनली, ठीक है। तो इंडिजीनियस बैंक क्या आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं? यस। मनी लेंडर्स कौन होते हैं? देखो मनी लेंडर्स के साथ इसको क्यों कंपेयर किया गया मैं ये भी बता दे रही हूँ। इंडिजीनियस बैंक मतलब हमने क्या देखा कि यहाँ पे आराम से आपका रूरल पर्सन लोग को लोन हो गया, पैसे हो गया, सबके नीड पूरी की जाती है। कोई ज्यादा इसमें क्या उतना रूल्स या तामझाम नहीं है, उतना फॉर्मेलिटी नहीं है। आप अगर बात करोगे मनी लेंडर्स का, मनी लेंडर्स कौन होते हैं? मनी लेंडर्स बेसिकली आपको रूरल एरिया में देखने को मिलेगा जो कि आपको पैसे देता है आपका इंपॉर्टेंट नीड्स को पूरा करने के लिए एंड तुरंत दे देता है एंड बदले में लाइक आपसे कुछ लिया जाता है अमाउंट वगैरह, बट आपको तुरंत मिल जाती है, जो आपका विलेजर्स लेना ज्यादा अच्छा प्रेफर करते हैं, राइट। तो उससे भी हम इसको समझ सकते हैं कि इंडिजीनियस बैंक जो होता है ये आपका एक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, बट मनी लेंडर्स आपसे कभी डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करते हैं। आप ऐसा नहीं करते हो, आपने देखा होगा मूवीज में भी कि अगर आपके पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो आप मनी लेंडर को जाके नहीं बोलते हो कि मेरे पास पैसे ज्यादा हो गए हैं, तुम अभी रख लो मेरे पैसे, बाद में मुझे दे देना। लेकिन इंडिजीनियस बैंकर्स जो होते हैं आपका सारा सेविंग्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये इनका जो सोर्स ऑफ फंड होता है ये वही होता है जो आप डिपॉजिट कराते हो ना, किसी ने डिपॉजिट कराया बट किसी और को नीड है तो आपके ही पैसे को उन्होंने सर्कुलेट कर दिया। मनी लेंडर्स अपना खुद का मनी आपको देते हैं जरूरत के समय पे। यहाँ पे डिस्काउंटिंग ऑफ हुंडीज होता है बट यहाँ पे डिस्काउंटिंग ऑफ हुंडीज नहीं होता है। इंडिजीनियस बैंकिंग का मेन फंक्शन होता है बैंकिंग सर्विसेज ही प्रोवाइड करना, लेकिन मनी लेंडर्स का प्राइमरी सर्विसेज आपका बैंकिंग सर्विसेज नहीं है। ये बैंकिंग सर्विसेज तो प्रोवाइड करते ही है बट प्राइमरी सर्विसेज इनका बिजनेस होता है। प्राइमरी इनका कुछ अगर काम चल रहा है तो वो बिजनेस का होता है। बाकी आपका सेकेंडरी की अगर बात करें तो एडिशनल में वो प्लस में आपका बैंकिंग का सर्विसेज करते हैं, ठीक है। इंडिजीनियस बैंक में आपका लाइक इंटरेस्ट रेट कम होता है लेंडर्स के कंपैरिजन में, मनी लेंडर्स के कंपैरिजन में। बट मनी लेंडर्स की बात किया जाए तो मनी लेंडर्स ये आपसे काफी ज्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं आपको अगर मनी प्रोवाइड
भी करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा लोन दी जा सकती है, बट आपको सिक्योरिटी सबमिट करना होगा। बट मनी लेंडर्स में आपको लोन मिल जाता है, बट आपको कुछ सिक्योरिटी सबमिट नहीं करना होगा। यहाँ पे जो आपको लोन दी जाती है इंडिजीनियस बैंकिंग में, या आपका एग्रीकल्चर, बिजनेस, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए होता है। बट आपका मनी लेंडर्स जो होते हैं ये आपको आपका पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए पैसा देता है, प्रोडक्शन नीड को पूरा करने के लिए पैसा देता है। मतलब हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि इंडिजीनियस बैंक में आपको मल्टीपल सर्विसेज दी जाती है, डिपॉजिट है, आपका लोन है, बट सिक्योरिटी पे आपको यहाँ पे अगर बात करें हम लोग हुंडीज है तो ये भी है, फंड प्रोवाइड किया जाता है, आपका जो मनी है वही सर्कुलेट करके बैंकिंग इनका प्राइमरी सर्विसेज होता है। इंटरेस्ट रेट कम है लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। लोन सिक्योरिटी है बट ओनली आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो तब। टाइप ऑफ लोन एग्रीकल्चर, बिजनेस, स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब अगर हम डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो डेवलपमेंट बैंक भी होते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट बैंक है जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पर्पज से ही वर्क करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि लोन, अंडरराइटिंग, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, प्राइमरली टू बिजनेस यूनिट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। मतलब डेवलपमेंट बैंक किसका, दैट टू डेवलपमेंट हम किसका हेल्प कर रहे हैं, बिजनेस का। एंड बिजनेस को हम लॉन्ग टर्म प्लस लॉन्ग टर्म के साथ साथ मीडियम टर्म लोन्स एंड हेल्प प्रोवाइड करते हैं उनके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। इनका मेन एम यही होता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा सके, एंड फोकस इनका सिर्फ रहता है इंडस्ट्रियल पर्सन पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, ठीक है। इंडस्ट्रीज में ही ये हेल्प करते हैं। ये वो सारे बैंक होते हैं जो आपका इंडस्ट्रियल का मतलब इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस करके प्रमोट करते हैं, इनको इंकरेज करते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इनको हेल्प करते हैं फंड से रिलेटेड। तो अलग अलग आपका डेवलपमेंटल बैंक है, ये सबका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये सबका डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपको आके मिल जाएगा पेज में। सिडबी की बात करें तो दिस इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब नाम से ही आपको समझ में आएगा कि ये छोटे इंडस्ट्रीज, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं ना, ज्यादा बिग इंडस्ट्री नहीं है, छोटा मोटा इंडस्ट्रीज है, उन सब के लिए होता है। एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए होता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए होता है। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, तो ये हाउसिंग के लिए होता होगा। आईएफसीआई दैट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए है। एंड आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब चलो ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये तो समझ में आ गया डेवलपमेंट बैंक एंड उनका नाम आपको लर्न करना होगा, ये मुझे याद नहीं है क्यों है। तो ये वाला आप देखते हैं ये क्या दिया गया है। तो देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक होता है आपका शेड्यूल्ड बैंक और एक होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक और एक होता है डेवलपमेंटल बैंक। डेवलपमेंटल बैंक जो अभी आपने देखा दैट इज नाबार्ड, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, एक्जिम बैंक, सिडबी, आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड मुद्रा, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, ये सब डेवलपमेंट बैंक है जो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पर्पस से ही वर्क करते हैं। इनका मेन एम ही होता है कि हम डेवलपमेंट करा सके एंड यही इनका मेन मकसद होता है। शेड्यूल्ड बैंक में एक होता है आपका कमर्शियल बैंक, एक होता है कॉर्पोरेटिव बैंक, एक होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, ठीक है। आपका कमर्शियल बैंक में आ जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। एंड आपका कॉर्पोरेटिव में स्टेट कॉर्पोरेटिव, अर्बन कॉर्पोरेटिव। नॉन शेड्यूल में आपका आता है कैपिटल लोकल एरिया बैंक, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, कृष्णा भीम समुद्राई बैंक लोकल एरिया बैंक। तो मतलब ये आप समझ लो, ये पूरा चार्ट है रिजर्व बैंक के इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या आता है और क्या क्या कवर किए जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे मनी मार्केट म्यूचुअल फंड क्या होता है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का तो आपने नाम सुना होगा, अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा, बुक में भी देखा होगा, इनफैक्ट रील्स वगैरह में भी आता है आजकल। तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का देख लेते हैं। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड एक तरीके का म्यूचुअल फंड है जो आपको हाईली लिक्विड होता है। कहीं भी वर्ड अगर हाईली लिक्विड लिखा है ना, मतलब क्या होता है कि हम अपने डिपॉजिट को काफी तुरंत, मतलब हाईली मतलब क्या है, तुरंत हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो दिस इज हाईली लिक्विड, कि आपका मनी तो यहाँ डिपॉजिट हो रहा है बट आपको जब रिक्वायरमेंट है तब आप तुरंत इसको कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट भी होता है, कैश इक्विवेलेंट हुआ, हाई क्रेडिट रेटिंग डेब्ट सिक्योरिटीज हुआ, यूएस ट्रेजरीज हुआ। इसका प्राइमरी गोल होता है ये फंड का कि इन्वेस्टर्स को हाईली लिक्विडिटी के साथ, लो रिस्क के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन दिया जाए।
ठीक है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का मेन आपका बेनिफिट ये होता है कि हम चाहते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर जो होता है इसको हम लोग हाई लिक्विडिटी के साथ लो रिस्क के साथ आपको इन्वेस्टमेंट को ऑप्शन दिया जा सके। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड जो होता है ये सिंपली आपका मनी मार्केट फंड के जैसा है। मनी मार्केट फंड जो हमने पढ़ा था याद है, मनी मार्केट फंड शॉर्ट टर्म के लिए होता है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, लेस रिस्की होता है, लो रिटर्न होता है, ये सेम उसी के जैसा होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा आपका इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है जिसमें इन्वेस्टर जो है अपना सारा अमाउंट जो होता है इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, बॉन्ड में या कोई भी अदर एसेट्स में। एक फंड मैनेजर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर, वो सारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं जो कि आपका कॉम्पनसेट किया था थ्रू फीस चार्ज बाय द फंड। ठीक है, मतलब ये समझ लो आप कि आप एक इन्वेस्टर हो, आपके पास क्या है, मनी है। ठीक है, अब आपको इसको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो एक और पर्सन होगा जो आपका ये सारा मनी का लेन देन कैसे क्या करना है, किधर प्रॉफिट हो रहा है किधर लॉस हो रहा है, ये सब देखेगा, जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजर ये सब करने के लिए आपसे कुछ चार्ज भी लेता है। ठीक है, फीस भी लेता है क्योंकि वो तो उसका जॉब है तो उसका तो फी लेगा ही लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ की पॉइंट है म्यूचुअल फंड के बारे में जो आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। म्यूचुअल फंड आपका ओपन एंडेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब बहुत सारा म्यूचुअल फंड ऐसा भी है जो ओपन एंडेड होता है जहां पे इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं एट एनी टाइम। नए इन्वेस्टर जो होते हैं उनको भी सिमिलर शेयर्स मिलता है इन एक्सचेंज फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से इसको ओपन एंडेड बोलते हैं। डाइवर्स ऑफरिंग मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल फंड में आपको बहुत सारा ऑप्शंस है। ठीक है, ऑप्शंस बहुत सारा है, थाउजेंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड अवेलेबल। आप अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से, इंडस्ट्रीज के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से आप अपने ऑफरिंग के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, म्यूचुअल फंड में तो म्यूचुअल फंड का फीचर अभी तक कितना देखा, ओपन एंडेड, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एक्सपर्ट मैनेजमेंट जो अभी मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड में एक पर्सन होता है, क्वालिफाइड एक्सपर्ट होता है जो सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है आपके बिहाफ में, क्योंकि आपको उतना नॉलेज नहीं है जितना उसको है और उसको जो नॉलेज है वो यूज करने के लिए आपसे फीस लेता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मल्टीपल्स होता है। आप लमसम मतलब बहुत ही मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि SIP प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे आप एक फिक्स्ड अमाउंट में इन्वेस्ट करते हो एट रेगुलर इंटरवल में। ठीक है, SIP प्लान दैट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो भी एक म्यूचुअल फंड के जैसा ही है। नो गारंटीड रिटर्न, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में ना आपको कोई गारंटीड फिक्स रिटर्न नहीं होता है, ये मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंग होता है। चार्जेस लगती है। ठीक है, मैनेजमेंट जैसे कि आपका जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है ये आपसे चार्जेस देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस या अदर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, टैक्स बेनिफिट मिलती है। म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड किया था, टैक्स एग्जेम्पशंस रहते हैं, ये आपका टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ डिडक्शंस के हिसाब से, स्पेसिफिक स्कीम्स के हिसाब से। तो क्या समझा हमने, हायर लिक्विडिटी होता है, टैक्स बेनिफिट होता है एंड लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट याद रखेंगे। तो यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड जो है ये, इसमें आप इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। ठीक है, पूल देयर मनी टुगेदर, सब अपना मनी यहाँ पे इन्वेस्ट किए। अब ये जो फंड मैनेजर है ये देखेगा कि कहाँ पे मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, चूज सिक्योरिटीज टू इन्वेस्ट। ठीक है, अब इसको ये सिक्योरिटीज मिला जहां पे इसने मनी को इन्वेस्ट कर दिया। अब मनी को इन्वेस्ट करने के बाद इसको जनरेट हुआ क्या, रिटर्न, एंड रिटर्न को ये पास कर दिया किसको, ये जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अपना पैसा दिया था, इसको अपना पैसा दे दिया। समझ में आया कैसे होता है पूरा प्रोसेस। पहले इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के पास मनी है, मनी दे दिया इसने फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर जो है देखेगा कहाँ लगाने का है पैसा, इसको सिक्योरिटीज मिला, इसने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद इसको जनरेट हुआ क्या, जनरेट होगा रिटर्न जनरेट जो हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, इसको ये पास कर देगा इन्वेस्टर तक। तो ये होता है पूरा साइकिल म्यूचुअल फंड का। नेट एसेट वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू फॉर्मूला ये आपका फंड एसेट माइनस फंड लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, फंड एसेट्स माइनस फंड लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, याद रखेंगे, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू इज लाइक अ पीस ऑफ केक, नेट एसेट वैल्यू इज लाइक अ प्राइस ऑफ वन पीस ऑफ अ केक।
जैसे आप इमेजिन करो कि आपके पास एक बहुत बड़ा केक है जिसको हम लोग म्यूचुअल फंड का नाम दिए, ठीक है, म्यूचुअल फंड का नाम दिए। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये एक बड़ा सा केक है, ठीक है, इसको हम लोग म्यूचुअल फंड का नाम दिए हैं। अब इसमें से अलग अलग शेयर सबको जाता है, राइट, इसमें से अलग अलग शेयर सबको जाता है। तो इसमें से एक पीस जो है ना, दिस इज योर नेट एसेट वैल्यू, दिस इज योर नेट एसेट वैल्यू, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय, देखो, फंड एसेट माइनस फंड लाइबिलिटी, फंड एसेट माइनस फंड लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है। अब चलो इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि डिवाइडेड इनटू मेनी पीसेस, दैट इज शेयर्स। तो ये सब क्या है आपका, ये छोटा छोटा जो पार्ट है, दिस इज शेयर्स, एंड दिस, ये जो आपका है, ये आपका शेयर्स है, जिसको हम लोग नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो नेट एसेट वैल्यूज आपको बताता है कि हाउ मच ईच पीस ऑफ केक इज वर्थ एट अ स्पेसिफिक टाइम। मतलब नेट एसेट वैल्यू आपको ये बताएगा कि इसका कितना वैल्यू है, इस पीस का कितना वैल्यू है। नेट एसेट वैल्यू आपको यही बताता है कि उस म्यूचुअल फंड में से वो उस एक शेयर्स का क्या प्राइस है। इट इज कैलकुलेटेड बाय ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ केक, दैट इज द एसेट ऑफ म्यूचुअल फंड, दैट इज सब्ट्रैक्टिंग विद द लाइबिलिटीज एंड डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ पीस ऑफ शेयर्स से, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास ये $10 ये नेट एसेट वैल्यू है। अब इसमें से हर एक शेयर्स जो होगा, हर एक शेयर्स आपका $10 के वैल्यूबल होगा, $10 के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे अगर आपका नेट एसेट वैल्यू $10 हुआ तो बाकी सब भी आपका $10 के बराबर हुआ। तो नेट एसेट वैल्यू हेल्प करता है इन्वेस्टर को ये समझने में कि उनका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या है, उनका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या है इन द म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब हम आते हैं डिजिटल बैंकिंग में। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको फटाक से खत्म करते हैं। एक मिनट रुक जाओ उससे पहले। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि डिजिटल बैंकिंग का देखोगे तो डिजिटल बैंकिंग आपका क्या होता है, दिस इज अ बैंकिंग सर्विसेज जो कि कस्टमर को हेल्प करता है आपको एक्सेस एंड मैनेज करने को, अपना फिनेंसेस, अपना सब कुछ ऑनलाइन थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन। आपको फिजिकली जाने का जरूरत नहीं है ब्रांच में, आपको मोबाइल सर्विसेज दी जाती है, मोबाइल बैंकिंग दी जाती है, पर्सनल फिनेंशियल मैनेजमेंट टूल्स दिया जाता है। आपके पास अगर बैंक अकाउंट है, आपने बैंक अकाउंट अपना कभी लॉग इन करके देखा होगा तो देखना सारा कुछ प्रॉपर तरीके से मेंशन होता है, ठीक है। तो आप जिसको 24/7 एक्सेस कर सकते हो। आप बैंक रात में नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ऐप है तो आप रात में उठ के भी चेक कर सकते हो कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे नहीं है, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, कॉस्ट सेविंग होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कस्टमाइज सर्विसेज भी होती है। आपको सिक्योरिटी रिस्क जो होता है इसको आप थोड़ा मीन्स होता है, थोड़ा सा रिस्क होता है, बट आपको एज पर कंप्लायंस हर एक चीज को केयरफुली पढ़ करके करना होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका डिजिटल बैंकिंग के बारे में। जैसे कि आप डिजिटल बैंकिंग में अब यहाँ पे देखोगे कि आप मल्टीपल सर्विसेज से डील करते हो। अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, यहाँ पे हम ऑनलाइन पे करते हैं, मिंत्रा, अजियो, शॉपक्लूज.com, जिबोंग, होम शॉप 18, नाइका, पेटीएम मॉल, इसको हटा दो, स्नैपडील हो गया। तो ये सब क्या है, इन सब से हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं और कहीं से भी हम कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारा जो पार्सल आता है, हम कहीं और बैठे बट हम पे करके अपना पार्सल रिसीव कर लेते हैं, राइट। तो ये सब कैसे हुआ, बैंकिंग सर्विसेज से प्रोवाइड हुआ, जिससे आपको जरूरत नहीं है कि आपको उस वहां पे रहने की जरूरत नहीं है, आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना बिल्स वगैरह सारा कुछ पे कर सकते हो, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट से टाइमली पेमेंट कर सकते हो, कोई भी रुकावट के बिना। तो डिजिटल बैंकिंग जो है ये आपका एक्सपेंशन है फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। यहाँ डिजिटल बैंकिंग के हेल्प से, ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम काउंटरफीट करेंसी को कम कर पाए हैं। काउंटरफीट करेंसी मतलब क्या हुआ, जाली नोट, जाली नोट, फेक करेंसी, जाली नोट, ठीक है। जाली नोट दैट इज फेक करेंसी की बात कर रही हूँ हम। काउंटरफीट करेंसी मतलब हुआ वही जो डुप्लीकेट मनी होता है ना, जाली नोट, फेक करेंसी, फेक नोट, हम इसको कम कर पाए। ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है, याद रखना। ये जैसे जैसे बैंकिंग सर्विसेज अच्छा होते जा रहा है ऑनलाइन, वैसे वैसे हम लाइक सब कुछ और अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको लगता भी है कभी कि नहीं मेरा कार्ड कहीं गुम हो गया, क्रेडिट कार्ड मेरा चोरी हो गया, गुम हो गया, और आपको डर है कि अब कोई और मेरा पैसा निकाल लेगा, अगर मान लो डिजिटल बैंकिंग नहीं रहता तो आपको क्या करना पड़ता है, सुबह तक का वेट करना पड़ता है, बैंक खुलता है तब जाके आप अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते थे। बट ऑनलाइन बैंकिंग के होने से, ऑनलाइन ऐप के होने से, अगर आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कभी भी गुम होता है, आप तुरंत इमीडिएटली उसको ब्लॉक कर सकते हो, इमीडिएटली उसको ब्लॉक कर सकते हो अपने ऐप की हेल्प से, ठीक है। तो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन को रोक सकते हो। एडिशनली डिजिटल
डिजिटल बैंकिंग आपको कैशलेस भी हेल्प करता है, आपको ब्लैक मनी से भी बचाता है, और साथ ही साथ आप अपने सारे ट्रांजैक्शन का प्रॉपर से रिकॉर्ड रख सकते हो, ट्रेस कर सकते हो। ये सारा कुछ आपका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। दिस इज अ काउंटरफीट मनी, आपका कन्वीनियंस के आप देख सकते हो। दिस इज अ फेक करेंसी एंड दिस इज अ रियल करेंसी, बट दोनों एकदम सेम टू सेम दिख रहा है, सेम टू सेम बिल्कुल दिख रहा है। बट इसमें कुछ कुछ आपका कैसे आप जान सकते हो कि आपका नोट फेक है या करेक्ट है, वो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, बट इतना हमें नहीं जानने की जरूरत है। बस इतना आप जान लो, डिजिटल बैंकिंग के हेल्प से आप काउंटरफीट करेंसी को कम कर पाए, ठीक है, कम कर पाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज और डिजिटल प्रोडक्ट सर्विसेज, आपको बैंकिंग सर्विसेज बैंकिंग स्टेटमेंट तुरंत मिल सकती है, एग्जैक्टली आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस से आप आराम से फंड ट्रांसफर कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग आपको दी जाती है, स्मार्टफोन में या टैबलेट में भी आप लॉग इन करके चेक कर सकते हो। कैश विड्रॉल हो सकता है, आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बिल पेमेंट कर सकते हो आप ऑटोमेटिकली, आप अगर ऐप में ऑन कर दो ऑटो डेबिट होने का, पेमेंट का ऑटो डेबिट होने का ऑप्शन होता है आपका। अगर मान लो आज का बिल का डेट है ना 20 तारीख का 10 बज के, तो आराम से ऑटोमेटिक आपका 10 बजे आपका अमाउंट कट जाएगा, ठीक है। फाइनेंस आप रेज कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, आप लोन ले सकते हो, डीमैट अकाउंट से उसको लिंक कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो सारे अपने चेक, डिजिटल चेक होता है, क्लियरिंग प्रोसेसेस होता है, अपने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड को आप मॉनिटर कर सकते हो, अकाउंट बैलेंस, आउटस्टैंडिंग ड्यूज, ये सारा का इमीडिएट अपडेट आप रिकॉर्ड रख सकते हो। अब ये सारा आपका पेमेंट मेथड है एंड ये सब का उसका इंट्रोडक्शन डेट है। गूगल पे कब आया था? गूगल पे मई 11 से आया है, मई 11, एक मिनट रुक जाओ। गूगल पे इंट्रोडक्शन डेट, ओके ओके, वाईफाई से ये कनेक्टेड नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तब तक मैं आप बता दे रही हूँ आपको। ठीक है, कनेक्ट हो गया है। चलो सर्च कर लेते हैं, गूगल पे इंट्रोडक्शन। गूगल पे का इंट्रोडक्शन डे मई 26 2011, मतलब ये 11 लिखा है, मतलब 2011, ये 2014, ठीक है, ऐसे समझने का है आपको, ठीक है। तो गूगल पे कब आया है? मई 2011, एप्पल पे 2014 अक्टूबर, वेनोमो है, पेपल है, स्ट्राइप, स्क्वायर, अमेजन पे 2007, सैमसंग पे 2015, फोन पे 15, भीम 16, भारत पे 18, पेटीएम एबॉलिश हो गया है 2024 से ही, व्हाट्सएप पे 2022, सबसे रिसेंट है व्हाट्सएप पे, सबसे नया है आपका कौन सा? व्हाट्सएप पे इज द न्यू एंड सबसे फ्रेश, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, अभी तक जो कुछ भी बताया है मैंने एंड सिखाया है, ये सब डेट आप याद कर सकते हो, इन केस आपको एग्जाम में पूछ ले तो आपको आना चाहिए। अब डिजिटल बैंकिंग आपका स्टार्ट कब से हुआ था? 1990s में ही स्टार्ट हो गया। बहुत कम लोगों को ये पता है कि डिजिटल बैंकिंग आपका अभी नहीं 1990s से ही स्टार्ट हो गया। बट क्या था ना उस टाइम कि ये जो डिजिटल बैंकिंग था ना, ये सभी के लिए नहीं था। जैसे कि आईसीआईसी बैंक आपका फर्स्ट बैंक है जो डिजिटल रिवॉल्यूशन लाया, जो फर्स्ट इंडियन बैंक है जिन्होंने इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की, लेकिन सिर्फ रिटेल कस्टमर्स को। किसको? रिटेल कस्टमर्स को। अब आईसीआईसी बैंक 1996 में डिजिटल बैंकिंग अपना प्रोवाइड किया था, लीडिंग टू रैपिड डिजिटल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अक्रॉस द सेक्टर। इंट्रोडक्शन डिजिटल बैंकिंग हैज सिंस इंटेंट, ठीक है, यूजर फ्रेंडली, मीनिंग ऑफ कस्टमर्स, आप इतना याद रख सकते हो। फर्स्ट बैंक जो आपका डिजिटल बैंकिंग लाया था वो आपका आईसीआईसी था, जो कि 1990s में ही आ गया था। दैट वाज फॉर रिटेल कस्टमर। किसके लिए था? ये आपका रिटेल कस्टमर्स के लिए था आपका डिजिटल बैंकिंग इन इंडिया। ये आपका बिगेन हो गया था 1990s से एंड फर्स्ट बैंकिंग जो है आपका प्रोवाइड किया गया था रिटेल कस्टमर्स को बाय आईसीआईसी बैंक ओनली। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग बैंकिंग सर्विस
सर्विसेज जो आपको पेमेंट्स करने के लिए दी जाती है ऑप्शंस ऑनलाइन बैंकिंग में, जैसे कि बैंकिंग कार्ड दिया जाता है, आपका कैश आप विड्रॉ कर सकते हो, और पेमेंट पॉइंट ऑफ सेल परचेज आप कर सकते हो। पीओएस मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल परचेज, जहाँ पे आपने देखा होगा कि प्रीपेड कार्ड भी अवेलेबल है, अगर आपके वो बैंक अकाउंट से लिंक भी नहीं है फिर भी वो फंड से लोडेड रहता है, आप उससे आराम से पेमेंट कर सकते हो। यूएसएसडी दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस सप्लीमेंट्री डेटा, ये एक नंबर होता है, ये इनेबल करना होता है आपको अपने मोबाइल में, आप डायल करके चेक कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप आराम से मोबाइल ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप ऐप का आपको जरूरत नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन का भी जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन ये प्रमोट करने के लिए। यूपीआई, यूपीआई तो सभी यूज करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ये क्या है? इंटरफेस, ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना, इंटरफेस है ये, ठीक है, इंटरफेस। वर्चुअल पेमेंट आप कर सकते हैं, वीपीए एड्रेस होता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, इसका यूज से आप फंड को ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट बैंक अकाउंट डिटेल्स। यूपीआई ऐप जो होता है ये मल्टीपल बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है, इसमें कोई टाइम बायर्स नहीं होता है। मोबाइल वॉलेट होता है, मोबाइल वॉलेट जैसे कि हम पेटीएम, फ्री रिचार्ज, मोबीविक, ये सब होता है, जिसमें आपको इसमें आपको जरूरत भी नहीं है 4 डिजिट कार्ड याद रखने का, सीवीवी नंबर याद रखने का जरूरत भी नहीं है। पॉस, पॉस दैट इज पेमेंट ऑफ सेल, एक पोर्टेबल डिवाइस होता है, पीओएस पॉस टर्मिनल, ठीक है, जिसके हेल्प से आप आराम से वर्चुअल पेमेंट कर सकते हो। इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग, आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, मोबाइल ऐप इंक्लूडिंग फंड ट्रांसफर एंड अकाउंट मैनेजमेंट। एईपीएस, एईपीएस जो है अभी बहुत अच्छा एईपीएस है, जो कि सबसे ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि इसमें आपको अपना फिंगर देना पड़ता है, कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं है, कोई नंबर याद नहीं रखना, बस आपको आपका फिंगरप्रिंट लगेगा, उससे आप कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी ये सब कर सकते हो। तो एईपीएस भी है, इससे भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बाकी आपको आधार नंबर एक बार वेरीफाई कराना होता है बैंक में जाकर के। तो एईपीएस की वजह से आपका स्कैम कम हो पाया है, क्योंकि फिंगरप्रिंट सबका सेम नहीं होता है, अलग अलग। मेरा अंगूठा मेरा बैंक, ठीक है, वो मेरा अंगूठा मेरा बैंक का मतलब ये हुआ कि सभी का फिंगरप्रिंट कभी भी सेम नहीं होता है। ये आपका बैंक अकाउंट है तो आपका ही अंगूठा से ओपन होगा, किसी और से नहीं होगा। तो एईपीएस का फुल फॉर्म जरूर से याद रखना, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस ये आपका बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जो एनपीसीआई की तरफ से लाया गया है, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका एम था कि आपको कन्वीनियंट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोवाइड किया जा सके किसी भी इंडिविजुअल को, पर्टिकुलरली उनको जो रूरल एरिया में है। आपने देखा होगा कि रूरल एरिया में जो लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उतना सीवीवी, उतना कार्ड मैनेज करना, उतना नंबर याद रखना पॉसिबल नहीं होता है, खास करके जो एजेड पीपल होते हैं उनके लिए और भी ज्यादा। तो उनके लिए ये एईपीएस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको कुछ याद वाद रखने का जरूरत नहीं है, बस एक बार जाके बैंक से उसको लिंक करा लो, लिंक कराने के बाद अपना फिंगर लगाओ, पैसा निकालो, फिंगर लगाओ, पैसा डिपॉजिट करो, फिंगर लगाओ, आपको आपका अकाउंट बैलेंस पता लग जाएगा। तो ये एनपीसीआई की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एईपीएस जो डेवलप किया गया है एनपीसीआई की तरफ से, ये इनेबल करने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप अपना आधार नंबर यूज करके फिंगरप्रिंट को स्कैन करके कर सकते हो। इसका मेन एम यही है कि बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सके सभी को बहुत ही आसानी से, ट्रेडिशनल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। एनपीसीआई एंड डिजिटल डिवाइस, एनपीसीआई दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका एक इंस्टीट्यूशन है बिहाइंड एईपीएस को लाने के लिए, ठीक है, जिन्होंने अलग अलग पेमेंट सिस्टम भी लाया है इंडिया में, जिसमें एक तो एनईएफटी एंड आरटीजीएस जो है, जो बैंकिंग में ही आपको प्रोवाइड की जाती है, ये भी एनपीसीआई की तरफ से ही है। एईपीएस को भी इन्होंने ही लाया है, जो कि आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। एईपीएस का मेन एम है कि हर एक इंडिविजुअल को बैंक के साथ कनेक्ट करना, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल, क्योंकि आधार कार्ड तो सभी के पास होता है, आधार सभी का पास होना चाहिए, क्योंकि वो आपका आइडेंटिटी जैसा होता है, आइडेंटिटी कार्ड। अब आपके पास अगर आधार है तो आप अपना आराम से बैंक उससे ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है, बैंक ऑपरेट कर सकते हो। कस्टमर्स जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में, आराम से आधार का ऑथेंटिकेशन मतलब वेरिफिकेशन कर करके अपना अपना बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। एईपीएस जो है आपको मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, आप मनी डिपॉजिट कर सकते हो, मनी विड्रॉ कर सकते हो, मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हो जो भी बैंक अकाउंट से लिंक है, अपने बैलेंस को चेक करने के लिए। तो ये सर्विसेज आपका कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी से बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें कुछ लिमिटेशंस होता है, जैसे एईपीएस की अगर बात करें तो इसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट तो है ही, बट कुछ लिमिटेशंस भी है। यूजर्स को सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन करना होता है इन अ डे, मतलब 1 डे में, एक दिन में आप सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हो। कितना ट्रांजैक्शन? 5 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हो। और
स्पेसिफिक विड्रॉल लिमिट भी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई है और एसबीआई से अगर आप एईपीएस यूज कर रहे हो तो आप इन अ डे सिर्फ 10,000 ही निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो ये कुछ लिमिटेशंस है, जैसे एक दिन में 5 ट्रांजैक्शन, एज वेल एज अगर आपकी बात कर जाए एसबीआई बैंक अकाउंट है अगर आपका और आप उस बैंक से अगर एईपीएस सर्विसेज को यूज कर रहे हो अपने अकाउंट को लिंक करा के, तो उससे आप इन अ डे आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही विड्रॉ कर सकते हो। एईपीएस सबसे ज्यादा सिक्योर होता है क्योंकि आपको इसमें सिर्फ फिंगरप्रिंट डाल करके अपना सारा ऑथेंटिकेशन वगैरह करना होता है, जो कि काफी यूनिक होता है, जिसकी वजह से कोई और इसको एक्सेस नहीं कर सकता है एंड बाकी सबके लिए एक्सेस करना डिफिकल्ट हो जाता है, जो कि आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो कि एईपीएस में ही है सिर्फ। ओवरऑल अगर बात करें तो एईपीएस आपको बहुत सारा मल्टीपल सर्विसेज दे रहा है इन इंडिया, एक्सेसिबल, सिक्योर और साथ ही साथ सारे सोसाइटी को, एंड रिमोट है और साथ ही साथ अनडिजर्व एरिया भी इसका हेल्प ले सकते हैं। एमआईसीआर क्या होता है? एमआईसीआर आपने देखा होगा चेक में होता है, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, अब हम आते हैं एमआईसीआर का। एमआईसीआर क्या है? एमआईसीआर इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये आपका एक ऐसा लाइक टेक्नोलॉजी है विच इज यूज्ड इन बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, ये आपका चेक को क्लियर करने में, मतलब चेक को पास करने में हेल्प करता है। ठीक है, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में। जैसे कि एमआईसीआर एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो एक स्पेशल मतलब डिजाइंड कैरेक्टर मतलब हम बात कर रहे हैं वर्ड्स का, ए हो गया, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, आपने देखा होगा ये चेक पे लिखे रहता है, बट इसको हम ऐसे ही रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली प्रिंट किया जाता है एक मैग्नेटिक इंक की तरफ हेल्प से। ठीक है, ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मशीन की तरफ से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, मैग्नेटिक रीडर होता है क्योंकि उसमें एमआईसीआर कोड जो होता है इसमें सीरीज ऑफ नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो प्रिंटेड रहता है बॉटम ऑफ चेक में। ठीक है, एंड कुछ बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स में जिसमें आपका बैंक का राउटिंग नंबर हुआ, अकाउंट नंबर हुआ, चेक नंबर हुआ, या फिर इसकी जैसा अदर रेलिवेंट डिटेल्स होता है। एमआईसीआर टेक्नोलॉजी का हेल्प लेकर के आपका चेक में या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स का जो डॉक्यूमेंट्स में ये सब होता है, ठीक है, जो यूटिलाइज करता है एमआईसीआर रीडर के हेल्प से हम पढ़ सकते हैं। मशीन क्विकली इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, रीड कर सकता है, प्रोसेस को समझ सकता है एंड इनकोड कर सकता है एमआईसीआर कोड को। एमआईसीआर टेक्नोलॉजी ये ध्यान रखता है, इंश्योर करता है कि हाई एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी रह सके चेक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट का क्लियरिंग में, जो कि मैग्नेटिक इंक के हेल्प से हो पाता है। एमआईसीआर कोड जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ मशीन से ही रेड किया जाता है, जिससे एरर्स होने की चांसेस कम रहती है एंड हर एक प्रोसेस स्पीड में हो सकता है। एमआईसीआर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है चेक प्रोसेसिंग में। ठीक है, जो सिक्योर हो सकता है एंड साथ ही साथ ये जो इनकोडिंग होता है ये कैरेक्टर्स का, ये सिर्फ और सिर्फ एमआईसीआर मशीन से ही हो सकता है जो मैग्नेटिक इंक की तरफ से रेड किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो प्रिंटिंग टेक्निक फ्रॉड को कम करता है। सो दिस नंबर इज आपका एमआईसीआर नंबर, जिसमें से ये पहला नंबर जो होता है ये राउटिंग नंबर है, ये आपका हो गया अकाउंट नंबर और ये हो गया आपका चेक नंबर। तो दिस इज द राउटिंग नंबर, सॉरी, दिस इज अ राउटिंग नंबर, दिस इज अ अकाउंटिंग नंबर एंड दिस इज योर चेक नंबर। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया चेक के बारे में। अब हम देखते हैं कि अलग अलग मेथड क्या है जिससे हम मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको मनी ट्रांसफर करना होता है बैंक टू बैंक, कभी ट्रांसफर करते हो तो उसमें देखा होगा तीन ऑप्शन आता है, एक आईएमपीएस, एक होता है आरटीजीएस और एक होता है एनईएफटी। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि ये बैंकिंग का जो ऑप्शंस आपको दिया जाता है ये सब क्या है, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी। ठीक है, अब ये सब क्या है, एक मिनट। अगर हम बात करें आईएमपीएस का, तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज।
इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज आपको इंटर बैंक मतलब बैंक टू बैंक आप इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफर कर सकते हो मोबाइल फोन के हेल्प से भी, जो कि आपको इंस्टेंट फंड ट्रांसफर करता है। इमीडिएट मतलब क्या होता है? इमीडिएट मतलब होता है इंस्टेंट। इमीडिएट मतलब हुआ इंस्टेंट। साथ ही साथ ये आपको 24/7 अवेलेबल है, जिसमें आपका वीकेंड्स एंड इनफैक्ट बैंक हॉलीडेज में भी आपको सर्विस मिल सकता है। आईएमपीएस जो है ये आपको थ्रू अदर चैनल्स जैसे कि एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग एंड बैंक ब्रांच से भी आप देख सकते हो, इससे भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आईएमपीएस के बारे में इतना ही था। एनईएफटी का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक आपका नेशन वाइड पेमेंट के लिए यूज होता है, जहां 1-to-1 फंड ट्रांसफर किया जाता है। 1-to-1 फंड ट्रांसफर किया जाता है मतलब ये हुआ कि हमें रिया को सिया से पैसा लेना है, तो ये दोनों पर्सन आपस में जो एक्सचेंज करेंगे बैंक के हेल्प से ट्रांजैक्शन को, वो हम एनईएफटी के हेल्प से कर सकते हैं। ये आपका सेटलमेंट टाइम इसमें लगता है थोड़ा एनईएफटी में, ठीक है, और कुछ फिक्स्ड इंटरवल में होता है। एनईएफटी में जो आप इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग से, एटीएम से एंड बैंक ब्रांच को विजिट करके भी। आरटीजीएस जो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। आरटीजीएस का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आपको फंड ट्रांसफर में हेल्प करता है, जहां पे इमीडिएटली आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो एंड सिक्योरिटीज 1-to-1 बेसिस पे होता है विदाउट नेटिंग डेबिट्स क्रेडिट अक्रॉस द बुक ऑफ सेंट्रल बैंक। ये आपका हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होता है। जब आपको ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करना है ना, जैसे कि मान लो 5 लाख करना है, 1 लाख करना है, 10 लाख करना है, तब आप आरटीजीएस का यूज कर सकते हो, जहां पे इमीडिएट सेटलमेंट होता है। अब मान लो कोई एक पर्सन जो है ये इसको 5 लाख भेज रहा है कहीं दूसरा जगह में, अब यहाँ से 5 लाख डेबिट हो गया है, अब ये रियल टाइम नहीं होकर थोड़ा टाइम लेगा, तो इसको भी हमेशा टेंशन बने रहेगा कि मेरा पैसा गया या नहीं गया, कहीं और तो नहीं चल गया, किसी और का अकाउंट में तो नहीं चल गया। तो इसलिए ये पर्सन किसका यूज करेगा? आरटीजीएस का यूज करेगा, जिसमें क्या होगा, इमीडिएटली इसको पता लग जाएगा यहाँ से कटा और यहाँ पे इसको रिसीव हुआ 5 लाख रुपया। ठीक है, तो आरटीजीएस जो होता है ये लार्ज अमाउंट के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, जो रियल टाइम में आपको सेटलमेंट प्रोवाइड किया जाता है। फ्रॉम दिसंबर 2020 आरटीजीएस जो है ये आपका 24/7/365 अवेलेबल है। तो ये सारे जो पेमेंट के मेथड्स है, इसके हेल्प से कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेसमैन अपने कन्वीनियंट के अनुसार मनी को ट्रांसफर कर सकता है, नीड्स एंड प्रेफरेंस के हिसाब से। आईएमपीएस जो आपका अर्जेंट बेसिस में इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हो आप। एनईएफटी ऑनलाइन बैंकिंग में होता है। आरटीजीएस आपका हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आप यूज कर सकते हो। तीनों का तीनों फ्लेक्सिबल रिलायबल है ट्रांसफर फंड करने के लिए। अब ये जो यहाँ पे देख रहे हो ना, जो डिफरेंस चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनईएफटी मेथड में मिनिमम आप 1 रुपया ट्रांसफर कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। मैक्सिमम का यहाँ कोई लिमिट नहीं है। सेटलमेंट 1 घंटे में हो जाता है। अवेलेबिलिटी 24/7, कोई चार्जेस नहीं है। आपका इसमें स्मॉलर ट्रांजैक्शन फी लग सकता है। मैं फिर से बता दे रही हूँ, एनईएफटी में आपका मिनिमम 1 रुपया, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। घंटे भर में आपका सेटलमेंट हो जाता है। अमाउंट 24/7 अवेलेबल है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, स्मॉल ट्रांजैक्शन फीस लगता है। आरटीजीएस की बात करें तो आरटीजीएस में मैंने क्या बोला था, आपका जब काफी हैवी अमाउंट हो तब आप आरटीजीएस का यूज करो सिर्फ। जैसे कि 2 लाख इसमें मिनिमम अमाउंट है, तो मैंने जो यहाँ 1 लाख लिखा है इसको मैं इरेज करके, मिनिमम अमाउंट आपको अगर 2 लाख से चाहिए तो 2 लाख से आप आरटीजीएस को यूज कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। रियल टाइम पे सेटलमेंट होता है 24/7, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ट्रांजैक्शन फीस सिर्फ लगता है, इसमें कॉस्टली होता है जो थोड़ा। आईएमपीएस आपका 1 रुपये से भी होता है, ऑनलाइन होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन। याद रखना, आईएमपीएस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है। आईएमपीएस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है, ठीक है। 5 लाख मैक्सिमम है, 5 लाख मैक्सिमम। रियल टाइम सेटलमेंट 24/7, ये आपका चार्जेस बैंक डिसाइड करती है, कोई नॉर्मल ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो हमें याद रखने वाली बात ये है कि अगर आपको 1 रुपया ट्रांसफर करना है तो आपके पास 2 मेथड है, एक हो गया आईएमपीएस और एक हो गया आपका एनईएफटी, ठीक है, एनईएफटी। अगर आपको 2 लाख से ज्यादा ट्रांसफर करना है तो आपके पास ऑप्शन है आरटीजीएस का।
आपका अगर हम लोग बात करें आईएमपीएस में, तो आईएमपीएस में मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख तक, उसके बाद आप आरटीजीएस का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक एंड मेन डिफरेंस दोनों का। सब में इसमें भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों है, इसमें सिर्फ ऑनलाइन है, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, इसमें सिर्फ ऑनलाइन है। याद रखना आईएमपीएस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होता है। ठीक है, बैंकिंग कार्ड्स की बात करें तो बैंकिंग कार्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है कैश लेके कैरी करना, लाइक और हर जगह कहीं गिरने का चांस होता है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा दिला जाने का चांस होता है। ठीक है, कैश में मैक्सिमम टाइम मेरा भी यही प्रॉब्लम होता है, कहीं किसी को एक्स्ट्रा तो नहीं दे दिया, कहीं एक साथ 2 नोट तो नहीं चल गया, कहीं मेरा कैश तो नहीं गिर गया। तो ये सबको रिमूव करने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, सिक्योरिटी, कन्वीनियंस एंड कंट्रोल। बैंकिंग कार्ड्स जो होते हैं ये आपको सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करता ही करता है। आपके पास उसमें कार्ड में ना एक चिप होता है, आपने देखा होगा गोल्डन कलर का ऐसे छोटा सा चिप होता है, ये चिप के हेल्प से सारा होता है काम। ठीक है, आपका एक पिन दिया जाता है, 1 टाइम पासवर्ड भी आता है, जिसके हेल्प से आप अपने आराम से ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कार्ड को कंट्रोल कर सकते हो, फाइनेंस को इजिली ट्रैक कर सकते हो एंड फंड को एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी कभी भी। वेराइटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आपको मल्टीपल कार्ड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, क्रेडिट कार्ड हुआ, प्रीपेड कार्ड हुआ, डेबिट कार्ड हुआ, जो कि आपके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप अपना कार्ड खुद सेलेक्ट करते हो एज पर योर नीड एंड प्रेफरेंस। एंड हर एक कार्ड का अपना खुद का फीचर्स एंड बेनिफिट्स है, जो आपको अलग अलग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल करके देता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है बैंकिंग कार्ड में ना, आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना होता है। आपने देखा होगा जब आप किसी कार्ड को ओपन करोगे, तो जब इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट करो तो आपसे कितना सिक्योरिटी मांगते हैं, वो सब किस लिए है, ताकि आपका मनी कोई और ना यूज कर सके। पिन होता है, ओटीपी होता है, ये सिक्योर करने के लिए कि ठीक है, मान लो अगर किसी को पिन पता भी चल गया ना, तो ओटीपी तो किसी को पता नहीं चलेगा, वो सिर्फ आपके ही मोबाइल फोन में आएगा। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करता है कार्ड होल्डर को फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करने में। पेमेंट कार्ड नेटवर्क की बात करें तो कार्ड पेमेंट सिस्टम, जैसे कि रुपे कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, ये सब कार्ड्स है जो आपको दिए जाते हैं, जिससे आप डोमेस्टिकली इंटरनेशनली दोनों पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन, आप आराम से, आपको जरूरत नहीं है कहीं विजिट करने का, टाइम अपना बचा करके, टाइम को सेव करते हुए कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हो, क्विक एंड कन्वीनियंट पेमेंट कर सकते हो, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है? डेबिट कार्ड आपका डायरेक्टली कार्ड होल्डर के बैंक से लिंक होता है, क्रेडिट कार्ड आपका सिर्फ कार्ड इशुअर देता है आपको। कौन देता है? कार्ड इशुअर। और डेबिट कार्ड जो होता है इसमें लिमिटेड फंड होता है, बट क्रेडिट कार्ड में आपने देखा होगा पहले से ही आपको पता होता है कि मेरा इस कार्ड का लिमिट कितना है, 2 लाख है, 5 लाख है लिमिट, 10 लाख है लिमिट, आपको बता करके ही वो इशू किया जाता है, ताकि आप उतना ही उसमें यूज करते हो। तो उसमें मनी नहीं होता है, आपको क्रेडिट दी जाती है, उधार जैसा होता है। पेमेंट कर सकते हो आप, कार्ड होल्डर अपने खुद के फंड यूज करते हो, यहाँ पे आपका खुद का फंड नहीं होता है, आप बैंक से ले रहे हो उधार, आप वो यूज कर रहे हो, बाद में आपको पेमेंट करना होता है। यहाँ कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता ट्रांजैक्शन पे, यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, अगर आपने पूरा बैलेंस पे नहीं किया ड्यू डेट तक तब। यहाँ कोई बिलिंग साइकिल नहीं होता है, ट्रांजैक्शन डायरेक्टली डिडक्ट होके होता है आपके बैंक अकाउंट से, यहाँ पे बिलिंग साइकिल होता है, मंथली स्टेटमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, मिनिमम पेमेंट मैक्सिमम पेमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि आपके अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट होते हैं। यहाँ पे मिनिमम पेमेंट रिक्वायर्ड होता है, जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे आपको कुछ लिमिटेड रिवॉर्ड मिलते हैं, बट क्रेडिट कार्ड में आपको कैशबैक हुआ, रिवॉर्ड्स हुआ, बहुत सारे बेनिफिट मिलते रहते हैं। यहाँ पे कोई आपका क्रेडिट कार्ड पे इम्पैक्ट, क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आपको पता है ना क्रेडिट स्कोर क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। क्रेडिट स्कोर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा डेबिट कार्ड की वजह से, बट अगर आपने क्रेडिट कार्ड को ठीक से मेंटेन नहीं किया, अगर आपने क्रेडिट कार्ड को ठीक से यूटिलाइज नहीं किया, तो ये आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट डाल सकता है। यहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन एंड कैश एडवांसेस दिए जाते हैं। तो ये बेनिफिट है आपको क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का। यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो होता है ये फैसिलिटी दिया जाता है बैंक की तरफ से आपको, जिसके हेल्प से कस्टमर जो है ज्यादा मनी स्पेंड कर सकते हैं, अपना लिमिट के हिसाब से भी ज्यादा। ठीक है, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली पेमेंट करने का, आप बाद में जो रिटर्न कर दोगे। जैसे कि क्या होता है, ऐसे अगर मान लो मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मैं अपने फ्रेंड से उधार लूंगी 500 रुपया, और अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड होगा तो मैं बैंक से लूंगी उधार 500 रुपया, जो बाद में मुझे पे करना ही करना है। डेबिट कार्ड आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है, जो कि आपका एक पर्सनल अकाउंट होता है, जो आपको अलाउ करता है आप मनी विड्रॉ कर सकते हो एटीएम से, आपका खुद का पेमेंट जो आपने जमा करके रखा है, इतना टाइम से सेविंग्स करके रखा है। क्रेडिट कार्ड में जो होता है यहाँ पे आपका हर एक चीज फिक्स्ड होता है बाय बैंक, है ना, बट डेबिट कार्ड में ये आपका
वेरी करता है अकॉर्डिंग टू अमाउंट और आपका सेविंग अकाउंट के हिसाब से। क्रेडिट कार्ड आपको सिर्फ और सिर्फ कार्ड पेमेंट में हेल्प करता है, और डेबिट कार्ड की हेल्प से आप कार्ड पेमेंट के साथ साथ विड्रॉ भी कर सकते हो, मतलब पेमेंट मतलब विड्रॉ भी कर सकते हो और आप इसके साथ साथ कार्ड पेमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं रिक्वायर्ड होता है, क्रेडिट कार्ड में देयर इज नो पासवर्ड, बट आपका डेबिट कार्ड में पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। क्रेडिट कार्ड में आप देखोगे आपको बाद में दोबारा से पे करना होता है बैंक को, जो भी आपने मंथली खर्च किए हैं क्रेडिट कार्ड को यूज करके आपको रिटर्न करना होता है। बट डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना अमाउंट चेक करो आपके पास कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप मनी को खर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट आपसे चार्ज करता है कुछ अमाउंट लेटर ऑन, बट यहाँ पे आपका पर्सनल अकाउंट से चार्ज होता है इमीडिएटली। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का पूरा डिफरेंस पेज। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखो ये क्या है, ये है आपका एटीएम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। एटीएम जिसको जगह जगह खोजते हैं हम लोग, एटीएम कहाँ है, एटीएम कहाँ है। एटीएम का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में। चलो ठीक है, तो एटीएम है, एटीएम के बगल में क्या लिखा है 24 आवर, मतलब ये 24 आवर अवेलेबल है, राइट। और साथ ही साथ हर एक दिन भी अवेलेबल है, 24/7 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। और साथ ही साथ अगर हम 365 भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। तो एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ये एक आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करती है जिसको, ठीक है, जहां पे कस्टमर जो होते हैं अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं इंडिपेंडेंटली। कुछ की सर्विसेज जैसे कि कैश विड्रॉ करना, डिपॉजिट करना, फंड ट्रांसफर करना, बैलेंस इंक्वायर करना 24/7 अवेलेबल होता है। इसमें आपको बैंक स्टाफ से डायरेक्ट कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको इसके इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। आप एज पर योर कन्वीनियंस आप एक्सेस कर सकते हो सारे सर्विसेज एंड आप अपना कंप्लीट कर सकते हो सारे एक्टिविटीज को। आपको जस्ट क्या करना है, बैंक का कोई ब्रांच में जहाँ पे ये होता है, शॉपिंग सेंटर्स में भी होती है, एयरपोर्ट्स में भी होता है, आपको बस अपना पिन याद रखना है जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन का सेफ्टी के लिए, और आप उसके हेल्प से आप अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। भीम, भीम का फुल फॉर्म क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी बाय एनपीसीआई, जो कि 2016 में आया है, 2016 में आया है, लॉन्च हुआ है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस, दिस इज भारत, दिस इज BH फॉर भारत, इंटरफेस फॉर मनी, याद रखना इसका फुल फॉर्म, दिस इज भारत, BHARAT, भारत नहीं है, भारत है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में आपको NTA दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए। दिस इज BHARAT, भारत, दिस इज इंटरफेस, दिस इज इंटरफेस फॉर मनी, फॉर मनी, ठीक है, फॉर मनी, जो कि कब लॉन्च हुआ है 2016 में। किसने लॉन्च किया है, बाय एनपीसीआई, अगेन वही जो AEPS को दिया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डेवलप किया है इसको। यहाँ पे UPI के हेल्प से सारा पेमेंट होता है। लॉन्च किया गया है 30 दिसंबर 2016 को। भीम का एम है कैशलेस ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना, डायरेक्टली आप अपने बैंक से कर सकते हो। ये सारे इंडियन UPIs को हेल्प सपोर्ट करता है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं 2 बैंक अकाउंट में। ये आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको, IMPS, ठीक है। एंड भीम से आपको जो है ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से कर सकते हो अपने मोबाइल डिवाइस को यूज करके, अपने कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से। अब ये रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, रेपो एंड रिवर्स। रेपो से हमेशा किसको याद रखना है कि हम, चलो यहाँ मैं एग्जाम्पल के हेल्प से बता देती हूँ। इमेजिन करो कि आपके पास एक बहुत ही कॉस्टली टॉय है, ठीक है, टॉय है, आपको आपके पास टॉय है, ये समझ में आया, एंड यू नीड सम मनी अर्जेंटली,
ठीक है, और आपको कुछ मनी चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। आपने डिसाइड क्या किया कि आप अपने वो बहुत ही कीमती टॉय को अपने फ्रेंड को दोगे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, एंड उसके बदले उससे मनी लोगे, ठीक है। सिमिलरली बैंक क्या करती है, व्हेन बैंक नीड मनी, बैंक को जब मनी चाहिए होता है तो वो बोरो करती है अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बाय गिविंग गवर्नमेंट बॉन्ड। यहाँ पे मैंने क्या देखा कि हमारे पास एक टॉय है, मैंने ये टॉय अपने फ्रेंड को दिया एंड अपने फ्रेंड से उसके बदले क्या लिया, मनी लिया, ठीक है, मनी लिया, ये प्रोसेस हुआ, ठीक है। ये मेरा टॉय है, काफी कीमती टॉय है, तो मैंने ये टॉय अपने फ्रेंड को दिया और अपने फ्रेंड से उसके बदले मनी लिया, कितने, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। सेम क्या करती है बैंक, बैंक के पास क्या होता है, बैंक के पास होता है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड जो कि बहुत ही वैल्यूबल होता है। ये गवर्नमेंट बॉन्ड किसको देती है, आरबीआई को, और आरबीआई इसके एक्सचेंज में इसको मनी देते हैं। दिस इज फॉर आल्सो फॉर शॉर्ट टाइम, एंड इसको ही हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। दिस इज ओनली कॉल्ड रेपो रेट, ठीक है, यही रेपो रेट है कि आप गवर्नमेंट, बैंक जो है ये कौन कर रहा है, ये टास्क ये कर रही है बैंक, बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड दे रही है आरबीआई को, और आरबीआई को इन रिटर्न मनी, आरबीआई इन रिटर्न बैंक को मनी दे रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेपो रेट। जहां पे आप देख सकते हो वो सिक्योरिटी को एज अ कोलैटरल यूज किया जाता है। यहाँ पे इंटरेस्ट जो रेट चार्ज करेगी, अब ये जो बैंक आरबीआई जो ये मनी दे रही है ना, इसके बदले में ना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। क्या चार्ज करेगी, इस मनी को देने के लिए इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, एंड इस रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं। जो मनी जो बोरो कर रही है ना उसके लिए होता है। सो रेपो रेट इज लाइक अ इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट के जैसा होता है जो आरबीआई चार्ज करती है बैंक से जब बैंक बोरो करता है मनी, एंड बदले में उनको वैल्यूएबल एसेट या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया रेपो रेट का स्टोरी क्या है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। रेपो रेट का मतलब ये हुआ कि मैं गवर्नमेंट बॉन्ड दे रही हूँ, किसको, आरबीआई को दे रही हूँ, मेरा बैंक है, मैंने आरबीआई को दिया, आरबीआई इन रिटर्न मेरे को मनी दे रहा है, एंड मनी देने के बदले वो मुझसे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा इसको ही हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। दिस इज ओनली कॉल्ड एज रेपो रेट, दिस इज ओनली कॉल्ड एज रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, नाउ लेट्स से इंस्टेड ऑफ लेंडिंग योर टॉय टू योर फ्रेंड, you borrow it back from them by giving them some extra money। जैसे कि क्या हुआ, मान लो रिवर्स रेपो रेट बता रही हूँ। अब जैसे बैंक को मनी की रिक्वायरमेंट पड़ी है, वैसे आरबीआई को भी कभी मनी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, राइट। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई बोरो करती है बैंक से। आरबीआई यहाँ किससे बोरो कर रही है, आरबीआई बोरो कर रही है फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक से बोरो कर रही है आरबीआई, ठीक है। सिमिलरली व्हेन आरबीआई नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक, इट गिव्स देम गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटी एंड टेक्स मनी। तो अब आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई अपना गवर्नमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटी देगी अब बैंक को, एंड बैंक से, बैंक को दे रही है, ठीक है, बैंक को दे रही है, एंड अब बैंक फिर इसको क्या देगा, बैंक फिर मनी देगा किसको, आरबीआई को देगा। तो ये साइकिल को समझो, ठीक है, साइकिल को समझो शॉर्ट टाइम के लिए। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट बनता है इसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जो आरबीआई पे करती है बैंक को, जब आरबीआई मनी को बोरो करती है वैल्यूएबल एसेट एज अ कोलेटरल दे करके। सो सिंपल रेट, रेपो रेट आपका वो रेट होता है जो बैंक बोरो करती है मनी फ्रॉम आरबीआई, वो रेपो रेट होता है। मतलब अगर हम रेपो रेट की बात करें तो यहाँ पे आरबीआई चार्ज करती है, आरबीआई चार्ज करती है किससे, बैंक से, क्योंकि आरबीआई ने मनी दिया है। और अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो ये वो मनी होता है जो बैंक चार्ज करती है आरबीआई से, क्योंकि यहाँ पे आपका किसने मनी दिया है, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं इसको, बैंक ने मनी दिया है। तो जब रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो आरबीआई ने बोरो किया है मनी फ्रॉम बैंक, तो यहाँ पे आरबीआई पे करेगी। तो ये रेट इंपॉर्टेंट है जो आरबीआई यूज करती है मनी का फ्लो है होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इन इकोनॉमी। यहाँ पे देख सकते हो लेंडर लिखा है और यहाँ पे लिखा है बोरोवर, ठीक है। जब लेंडर होगा आरबीआई और बोरोवर होगा बैंक,
तब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा दैट इज रेपो रेट। जब आपका लेंडर होगा बैंक एंड बोरोवर होगा आरबीआई, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कौन चार्ज करेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी बैंक, तो इसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। तो आरबीआई जब चार्ज करती है रेपो रेट मतलब रेट एट विच बैंक बोरो कर रही है, तो बैंक बोरो कर रही है तो बैंक से हम इंटरेस्ट लेंगे, दैट इज रेपो रेट। एंड रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई बोरो करती है मनी बैंक से। ठीक है, तो ये हुआ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे भी देख सकते हो आरबीआई रेपो ट्रांजैक्शन, जैसे कि यहाँ लिक्विडिटी मनी कहाँ से जा रहा है, आरबीआई से बैंक पास जा रहा है एंड बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो रेपो रेट होगा। रिवर्स रेपो रेट जहाँ पे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक को दे रही है एंड बैंक लिक्विडिटी दे रही है आरबीआई को। ठीक है, तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है जो बेसिकली आपका लिक्विडिटी नीड्स को मेंटेन करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है फाइनेंशियल सिस्टम में, एंड ये होता है पर्टिकुलरली रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो। कहीं कुछ डाउट हो डेफिनेटली आप कमेंट करो एंड आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।